नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, गुजरात हिमाचल चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। सभी राजनीतिक दल आर पार के मूड में हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से जुटे हुए हैं। सभी पार्टियों की एक कोशिश है कि चुनाव में कहीं कोई कमी ना रह जाए। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है। मोदी ब्रांड की शाख के साथ जुड़ा है गुजरात का मॉडल, और यही वजह है कि उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिल्ली में हलचल है, बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के सभी दिग्गज उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटे हुए हैं। हिमाचल में लड़ाई चरम पर है। कल शाम से चुनाव प्रचार थम जाएंगे। आज एक बार फिर हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा थामा। कांग्रेस की कार्यशैली से हिमाचल की जनता को सावधान किया। आज पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल चुनाव में दम भरा। हिमाचल की पढ़ी लिखी जनता को भारतीय जनता पार्टी का हाल बताया। हिमाचल और गुजरात का चुनाव क्या है, यह पूरा अपडेट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अमेरिका में मध्यवर्ती चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव के नतीजे आने का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिका के मध्यवर्ती चुनाव का काफी ज्यादा महत्व है। इसके आधार पर तय होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर किसका दांव मजबूत होगा। जो बाइडेन ट्रंप में आमने सामने की टक्कर है, इन सबके बीच भारतवंशी मतदाताओं की चर्चा हो रही है। अमेरिका के मध्यवर्ती चुनाव में कई भारतवंशी उम्मीदवारों ने अपना दम दिखाया। श्री थानेदार और प्रमिला जायसवाल ने चुनाव जीतने की खबर आ चुकी है। कैसे यह खबर अमेरिका के भारतवासियों की बढ़ती सियासी ताकत को ज्यादा दिखा रही है, मैं आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में राजनीतिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए गोलीबारी के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए। सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर इस समय चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीम शहबाज इमरान खान को घेर रही है। टीम शहबाज लगातार इमरान खान पर हमलावर हो रही है। इस बीच इमरान खान ने पलटवार किया है। इमरान खान ने खुली चेतावनी दे डाली है। वैलेट या ब्लड शेड पाकिस्तान को इन दोनों में से एक चुनना होगा। इमरान खान के बाद इस बयान के कैसे पाकिस्तान में हंगामा मचा, यह मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। गुजरात और हिमाचल के चुनाव के लिए जोर आजमाइश जोरों शोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। चुनावी विसात का काम लगातार जारी है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटा। गुजरात का चुनाव सबसे खास है। गुजरात के चुनाव पर देश की नजर है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड पर दांव लगा है। मोदी ब्रांड के दम पर ही गुजरात का चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके केंद्र में विकास का मॉडल गुजरात मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने की वजह से गुजरात पर सबकी नजरें टिकी हुई है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बेफूक फूक कर चाल चल रही है। कोई चूक ना हो जाए, मंथन और चिंतन का दौर लगातार जारी है। गुजरात में वोटिंग 20 दिन का वक्त बचा है।
बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट का नाम फाइनल नहीं किया है। दिल्ली में हलचल है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दिल्ली में हैं। दिल्ली में गुजरात बीजेपी से जुड़े तमाम दिग्गजों का जमावड़ा है। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर दिल्ली से लेकर गुजरात तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिलों की धड़कन तेज हो रही है। दिल्ली में जारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं। करीब शाम 6 बजे से ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। एक एक कर सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग का काम इस वक्त चल रहा है। चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। गुजरात चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। गुजरात के जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर मंगलवार से ही दिल्ली में हलचल तेज है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले मंगलवार को अमित शाह और जेपी नड्डा के आवास पर भी मैराथन मीटिंग हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 3 घंटे तक चली इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। कहा तो यही जा रहा है कि लिस्ट को फाइनल रूप दे दिया गया है। लिस्ट पर अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति को बैठक में लगेगी। 3 घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, गुजरात संगठन महामंत्री रत्नाकर और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रुपाला, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ कोर ग्रुप के लिए कुछ सदस्य भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी की मैराथन मीटिंग से जो कुछ भी जानकारी बाहर आ रही है, जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि गुजरात विधानसभा के चुनाव में इस बार कई बड़े नेताओं का टिकट कितना तय माना जा रहा है। बड़े नामों में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, नितिन पटेल, सौरभ पटेल के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो मेरे सूत्रों से हवाले से खबर मिल रही है। रूपानी सरकार के दौरान मंत्रिमंडल में शामिल ज्यादातर विधायकों का टिकट कट सकता है, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं। इसके साथ ही कई दूसरे विधायकों का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल, अल्पेश ठोकर, नरेश पटेल और भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा को पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा फाइनल मोहर चुनाव समिति की बैठक में ही लगेगी। चुनाव समिति की बैठक के बाद से ही उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट सामने आएगी। इसके लिए बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। गुजरात चुनाव में सबसे ज्यादा शोर आम आदमी पार्टी को लेकर है। इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से माहौल बदल दिया है। गुजरात चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अभी तक गुजरात में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की होती रही है। इस बार बीजेपी को सीधी टक्कर देने का दम आम आदमी पार्टी भर रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 5 दिनों से गुजरात में थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जबरदस्त माहौल बनाया हुआ है। मैं आपको केजरीवाल का पिछले 5 दिनों के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। 4 नवंबर को सीएम केजरीवाल अहमदाबाद में गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट की घोषणा की। आपकी ओर से ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। ईसुदान गढ़वी आपके संयुक्त महासचिव हैं, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य। सबसे बड़ी बात यह है कि ईसुदान गुजरात का जाना पहचाना नाम है। गढ़वी गुजरात में बहुत पॉपुलर टीवी एंकर हैं, पत्रकार हैं और सीएम के तौर पर गढ़वी का चेहरा काफी ज्यादा फेमस है। आम आदमी पार्टी के चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। और 5 नवंबर को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गांधीधाम और अंजार रूट पर रोड शो किया, माहौल बनाया। 6 नवंबर को बांकानेर, चोटिला और राजकोट ईस्ट में रैली की, रोड शो किया। 7 नवंबर को राजकोट रूरल, कालावाड़ और जैतपुर में रोड शो किया। 8 नवंबर को जूनागढ़, केशोद और मंगरोल में भी अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया था। इधर दिल्ली में एमसीडी चुनाव का शोर है। 4-5 दिनों से इधर दिल्ली में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप दिख रहा है। पराली का मुद्दा बना हुआ है। ठग सुकेश की चिट्ठी ने माहौल को और ज्यादा बना दिया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल उधर गुजरात में बिजी हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए
नजर आ रहे हैं। गुजरात के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में भी आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा आगे चल रही है। गुजरात छोड़ने से पहले सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को उम्मीदवारों की एक लिस्ट और जारी कर दी। अंजार विधानसभा सीट से अर्जुन रावरी को उम्मीदवार बनाया गया, तो वहीं धायगाम से सुहाग पंचाल को टिकट दिया है। फतेहपुर से गोविंद परमार, झगड़िया से उर्मिला भगत को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से इससे पहले 11 लिस्ट जारी किए जा चुके हैं। अब तक 158 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। 20 नेताओं की इस लिस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम हैं। पार्टी ने गुजरात चुनाव प्रचार में दिल्ली के साथ ही पंजाब के नेताओं को भी मौका दिया है। क्रिकेटर और पंजाब से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को भी गुजरात में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में खुद को बीजेपी के मुख्य फाइट के रूप में पेश कर रही है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को एक मौका नहीं छोड़ना दे रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि लगातार एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आप भी सुनिए इस दौर के इस लड़ाई को। अभी बहुत बेरोजगारी है ना, बहुत ज्यादा। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए 5 साल में रोजगार का इंतजाम किया। अभी पंजाब में हम लोगों ने 20,000 नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं। गुजरात में भी आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक आपके बच्चों को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, आज तक कभी भाजपा ने आके कहा कि आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे? 27 साल में उन्होंने आपके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं बनवाए। 27 साल में उन्होंने आपके लिए कोई अस्पताल नहीं बनवाए। मैंने 6 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शानदार स्कूल अस्पताल बना दिए। जिस पार्टी ने 27 साल में आपके लिए कुछ नहीं किया, वो अगले 5 साल में भी। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी दिल्ली वालों को दिल्ली से गायब सीएम केजरीवाल की याद दिलाते नजर आए। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है, अरे भाई मत करो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, जनता पूछे कहां गायब अरविंद केजरीवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने 20 सेकंड का वीडियो जारी किया है, कहां है केजरीवाल ये पूछा गया है। मैं ये ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, ट्वीट आपके सामने है और वीडियो भी आप देखिए। दिल्ली सरकार के अंडर में ही आता है, इसलिए हमने कहा जेल भी तुम्हारी, और चूंकि आपकी सरकार है, आपके सरकार के अंतर्गत है, जेल का मंत्री सत्येंद्र जैन वो आपके है, सारी व्यवस्था अगर आपके मंत्रालय के अंतर्गत है तो आप ही की है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सारी व्यवस्था आपकी है और मंत्री भी अंदर रह के ही जेल के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, इसका मतलब जेल व्यवस्था देख रहा है, तब कौन इसको सिखा रहा है चिट्ठियां लिखने के लिए सुकेश चंद्रशेखर को? ये एक बड़ा सवाल है। जो पता चला है कि शराब में जो लूट हुई दिल्ली में, उन पैसों से इन्होंने पंजाब का और गोवा का और कहां का चुनाव लड़ा। क्या आगे चुनाव लड़ने के लिए ही आपने ऐसे सुकेश चंद्रशेखर नाम के ठग से 500 करोड़ रुपए जुटाए हैं? उस सुकेश चंद्रशेखर जो तिहाड़ में बंद है, सत्येंद्र जैन मंत्री जो तिहाड़ में बंद है, और अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर फोन से बात करने, 50 करोड़ रुपया लेने, राज्यसभा की सीट बेचने, आम आदमी पार्टी का कोई प्रमुख पद बेचने के ऊपर और 500 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप है उस अरविंद केजरीवाल जी का भी। इन तीनों का पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की जरूरत है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है।
अभी तक के जो सियासी हालात है, गुजरात में कांग्रेस मुख्य विपक्ष है। बावजूद इसके गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा प्रयास होता नहीं दिखता है। इस बार के चुनाव में अभी तक गांधी परिवार की मौजूदगी नहीं है। गुजरात चुनाव का दारोमदार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कंधों पर है। अशोक गहलोत लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को अशोक गहलोत फिर गुजरात पहुंचे। अशोक गहलोत लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आप भी देखिए। जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के जिन्होंने प्रचार किया, अब उनकी हवा निकलती जा रही है। उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद और उनकी हवा निकल गई है। प्रचार के माध्यम से वो राजनीति कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। दिल्ली में हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। दिल्ली का प्रदूषण जो है भयंकर, लोगों में आक्रोश है वहाँ पे। पंजाब गवर्नमेंट की फेल हो चुकी है और केजरीवाल जी मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से अपना प्रचार कर रहे हैं। अब उसमें भी कम होता जा रहा हूँ। मोरबी की घटना ने पोल खोल दी। मोरबी घटना के बावजूद भी अभी तक भी उन्होंने इंक्वायरी नहीं बिठाई है। अब हाईकोर्ट ने लिया, संज्ञान लिया है। मैं कहना चाहूँगा, मांग करूँगा केंद्र सरकार से, अभी वक्त है आपको हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में रिटायर्ड जज हो हाईकोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। निष्पक्ष जांच के लिए आपको कमेटी बनाना चाहिए, जिससे कि जो परिवार यहाँ पर घटनाएं हुई है, आम जनता का न्याय हो सके। इसलिए मेरा मानना है कि उनको न्याय मिले, सुनिश्चित करें। इंक्वायरी होना बहुत आवश्यक है। ये परंपरा गलत है गुजरात के अंदर। इतनी बड़ी घटना हो जाए, जितने लोग मर गए शराब के नशे में, वो नकली शराब बना करके। और पिछली बार साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हुई। पिछले 2 दशक में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2 अंकों में सिमट गया। बीजेपी को 99 सीटें मिली थी। कांग्रेस की फाइटिंग स्पिरिट की तब बहुत तारीफ हुई, लेकिन इस बार कांग्रेस में वैसा उत्साह, खुशी नजर नहीं आ रही है। इस बार कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के बल पर राज्य में सक्रिय है। बताया जा रहा है कि पार्टी शहरों की अपेक्षा में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा फोकस कर रही है। कांग्रेस को परिवर्तन संकल्प यात्रा को छोड़ दे तो कोई बड़ा कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस आदिवासी और दलित बाहुल्य क्षेत्रों में बैठकों पर फोकस कर रही है। प्रदेश में विधानसभा की 182 सीटें हैं। इनमें 55 सीटें सिर्फ 4 बड़े शहरों में। इनमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदा शामिल है, जबकि 127 सीटें सेमी अर्बन है। इसके लिए 100 से ज्यादा सीटें ग्रामीण हैं। कांग्रेस इन्हीं सीटों पर फोकस कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को अपनी बदहाली हुई और बदली हुई रणनीति से कितना ज्यादा फायदा होगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ से बढ़ते अपने कोर वोटर, अपने समर्थकों को कैसे रोक पाती है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा कर पाती है। इस चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कैसा रहेगा, 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। 8 दिसंबर को फाइनल तस्वीर सबके सामने आएगी। मैं आपको हिमाचल प्रदेश का अपडेट देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर को यानी कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद जनसभाएं और अन्य प्रचार बंद हो जाएंगे। सिर्फ डोर टू डोर प्रचार होगा। आज हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा दिखा। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा थामा, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंडी, शिमला के बाद कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों में चुनावी हुंकार भरी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमीरपुर, सुजानपुर और कांगड़ा के चंबे में एक रैली को प्रधानमंत्री ने आज जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस की सत्ता में वापसी हिमाचल को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल की जनता को यह समझाते हुए नजर आए कि मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं
कि पीएम मोदी ने हिमाचल की जनता से क्या कुछ कहा है। आप भी सुनिए। कांग्रेस वाले बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने देंगे। मोदी कितना ही कहे कि हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल मेरा घर है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करने नहीं देंगे। और ये मैं उदाहरण से बताता हूं आपको। 2014 से लेकर 2017 दिल्ली में आपने मुझे बिठाया और यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। हमारा निर्णय था कि हमें लोगों को पक्के घर देना है। जिसके पास पक्के घर नहीं उनको पक्के घर देना है। 2014 से 17 3 साल कांग्रेस की सरकार ने कितने घर बनाए हिमाचल में? पूरे हिमाचल में पैसे भारत सरकार दे रही है, पैसे मोदी सरकार भेज रही है। हिमाचल में सिर्फ 15 घर बनाए। 15। शर्म आए ऐसा काम है कि नहीं भाई? ये कांग्रेस वालों का रिकॉर्ड देखो। और बाद में आपने जयराम जी की सरकार बनाई और जयराम जी की सरकार बनाई, दिल्ली से मैं भी लगा रहा, हम दोनों मिल गए तो 10,000 गरीबों के लिए घर स्वीकृत हुए। 8,000 घर बन गए, 8,000 घर बन गए। अब मुझे बताइए, ये 15 घर बनाने वाले आपको चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाले चाहिए? हिसाब समझ आता है ना भैया? भाजपा पर देश का ये भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परिणाम आए हैं। आपने देखा होगा कि जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था, वहां भी लोगों ने कमल का फूल बढ़ चढ़ करके खिला दिया है। लेकिन कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ओडिशा जितना बड़ा राज्य, कांग्रेस गायब। तेलंगाना, कांग्रेस साफ। यूपी, बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी है। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा खुद को ईश्वर रूपी जनता जनार्दन से भी वो अपने आप को बड़े शहंशाह मानते हैं, बड़े मानते हैं। उसी का ये नतीजा है कि जनता लगातार उनको सजा दे रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार को पहली बार शिमला पहुंचे। मल्लिकार्जुन ने आज शिमला और सालोन में नालागढ़ में चुनावी जनसभाएं की। अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने केंद्र और हिमाचल की बीजेपी सरकारों को घेरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी को आम जनता को गुमराह करने की आदत है, लेकिन 100% साक्षर हिमाचल की जनता को बीजेपी बेवकूफ नहीं बना सकती है। मल्लिकार्जुन ने क्या कहा, मैं आपको राष्ट्र के आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। के लिए उसको मंडी नहीं है, ठीक ढंग से एमएसपी नहीं है, ये नहीं देख रहे हैं। अरे यहां 40-50 रुपए में जो फल ले जाकर 200 रुपए में बाहर बेचते हैं, उनको मोदी सरकार सपोर्ट करती है, उनको यहां के चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? चाहिए? आपको अगर ऐसी सरकार नहीं चाहिए तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश देश में 2-3 राज्य जो पढ़े लिखे हैं, 100% की लिटरेसी है, तो वैसा ही उन 2-3 स्टेट में ये भी गिना जाता है। यहाँ सबको
बीजेपी सरकार बेवकूफ बना सकती है, लेकिन हिमाचल के लोगों को कभी बेवकूफ बना नहीं सकती। अरे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, नौकरी में काम करने वाले लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। इनको तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उनको बना सकते जिनको मालूम नहीं है। उनको कह सकते मैं 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, फलाना करूंगा, फलाना करूंगा। और चुनाव में हर नेता अपने अपने तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाते हैं, विरोधियों के बारे में जनता को बताते हैं। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल की जनता पुरानी सियासी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस को फिर से सत्ता में बिठाती है या फिर बीजेपी को सत्ता दोहराने का मौका देती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाना चाहता हूं जो चुनाव प्रचार से अलग है। चुनाव प्रचार की भागम भाग में नेताओं के कुछ वीडियो सामने आए हैं जो उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनभावनाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। उनके काफिले से किसी को कोई परेशानी ना हो, इसका खास तौर से पीएम ध्यान रखते हैं। दिल्ली बनारस में प्रधानमंत्री मोदी को रात के वक्त कामों का जायजा लेते देखा गया। वीआईपी मूवमेंट के दौरान अक्सर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, जिनमें आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने काफिलों को एम्बुलेंस के लिए रोक चुके हैं। पिछले दिनों गुजरात में एम्बुलेंस को देखते ही अपना काफिला रुकवाते हुए पीएम मोदी दिखे और इसी तरह का एक वीडियो आज हिमाचल से भी सामने आया है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कांगड़ा में रैली से गुजरा तो रास्ते में अचानक रुक गया। हिमाचल के चंबी से जब पीएम का काफिला गुजर रहा था तो एम्बुलेंस ने उस पर रूट पर थी। एम्बुलेंस जल्दी से निकल सके इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को रुकवा दिया और एम्बुलेंस को रास्ता दिया ताकि एम्बुलेंस जल्दी से निकल सके, एम्बुलेंस में सवार मरीज जल्द से अस्पताल पहुंच सके, उसे इलाज वक्त पर मिल सके। मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे थे, उनका काफिला निकल रहा था, तो उसी दौरान ये एम्बुलेंस आपको जाती नजर आ रही होगी, लेकिन इसको रोका और उसके बाद उनका काफिला निकला। एक ऐसा ही वीडियो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का वायरल हो रहा है। रास्ते में खराब बस को धक्का लगाकर साइड करवाते दिखे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। मामला बिलासपुर हाईवे का है। मंगलवार देर शाम यहां एक अचानक बस खराब हो गई, जिससे पूरा हाईवे जाम हो गया। उसी वक्त केंद्रीय युवा मंत्री अनुराग ठाकुर का काफिला इससे गुजर रहा था। रोड जाम होने की वजह से वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब मंत्री अनुराग ठाकुर को पता चला तो वो खुद अपनी कार से नीचे उतरे और बस के पास पहुंचे। अपने स्टाफ के साथ उन्होंने बस में धक्का लगाते हुए नजर आए ताकि जाम खत्म हो सके, लोगों को राहत मिल सके। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सबके साथ मिलकर बस को धक्का लगाया, बस को पीछे की साइड में पार करने की मदद की, जिससे बस को मेंटेनेंस का काम होता रहे, हाईवे का जाम खत्म हो। वहां मौजूद लोगों ने यह हैरत करने वाला पल था। मौजूद लोग सभी अनुराग ठाकुर को धन्यवाद देते नजर आए और इस वीडियो को देखकर उनके फैंस भी काफी ज्यादा खुश हुए और यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल कर रहा है। आप भी देखिए इस वीडियो को। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री तो हैं, अनुराग ठाकुर हिमाचल के सीएम रहे, प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे भी हैं। ऐसी शख्सियत जब जनता की सुविधा के लिए ऐसी पहल करती है तो अच्छा लगता है। काश सभी नेताओं की सोच इस तरीके से हो ताकि हर कोई खुशहाल रहे। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि टीम शहबाज कैसे इमरान खान को घेर रही है। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। अमेरिका में मध्यवर्ती चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव के नतीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिका के मध्यवर्ती चुनाव का काफी ज्यादा महत्व है। इसके आधार पर तय होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर किसका दबदबा मजबूत होगा।
जो बाइडेन और ट्रंप के आमने सामने की टक्कर है, इन सब के बीच भारतवंशी मतदाताओं की चर्चा हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका के मध्यवर्ती चुनाव में कई भारतवंशी उम्मीदवारों ने अपना दम दिखाया। श्री थानेदार और प्रमिला जयपाल के चुनाव जीतने की खबर आ चुकी। इस बीच भारत मूल की अरुणा मिलर ने भी मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने की खबर सुर्खियों में है। ऐसी खबरें अमेरिका से बसे भारत के लोगों की बढ़ती सियासी ताकत को दिखा रही है, हर भारतीय को गर्व का एहसास भी करा रही है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं और मंगलवार को इसके लिए वोटिंग हो चुकी है। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोअर हाउस, सीनेट यानी अपर हाउस के मेंबर्स और राज्यों में गवर्नर को चुना जा रहा है। मतदाताओं ने यह तय करने के लिए वोट डाला कि डेमोक्रेट या रिपब्लिकन में से कौन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का नियंत्रण करेगा। ताजा रुझानों के अनुसार ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आगे चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनेट में दोनों दलों के साथ 46 सीटों पर बढ़त के साथ एक कठिन स्थिति है। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में 5 भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की रेस में हैं। इनमें से 4 प्रत्याशी मौजूदा सांसद हैं, जिन्हें बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है। अमेरिकी राजनीति के जानकारों की माने तो भारतीय मूल के 5 अमेरिकी प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। इनमें अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और प्रमिला जयपाल शामिल हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के चारों सदस्यों को फिर से चुने जाने की संभावना है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भारतीय मूल के कारोबारी श्री थानेदार भी शामिल हैं, जो मिशिगन के 13वें कांग्रेसनल जिले से चुनाव लड़ रहे हैं। कैलिफोर्निया के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से प्रतिनिधि सभा में अपना छठा कार्यकाल चाहने वाले अमी बेरा सबसे सीनियर हैं। रो खन्ना कैलिफोर्निया से 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा राजा कृष्णमूर्ति इलिनोइस के 8वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट और वॉशिंगटन स्टेट के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से प्रमिला जयपाल लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अमेरिकी इतिहास में पहली बार लेस्बियन और तीसरी बार अश्वेत गवर्नर को चुना गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी अरुणा मिलर मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई है। वह ऐसा करने वाली पहली अप्रवासी है। वहीं जनरल मौरा हेली ने इतिहास रचा है और वह अमेरिका की पहली लेस्बियन गवर्नर बन गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने न्यू हैम्पशायर में बेहद अहम सीनेट सीट पर अपना कब्जा कर लिया है। यहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मैगी हसन ने रिपब्लिकन पार्टी के डोन बोल्डुक को हरा दिया। डोन ट्रंप के कट्टर समर्थकों में शामिल हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ने ओहियो और नॉर्थ कैरोलिना की सीनेट सीट पर कब्जा कर लिया है। चुनाव में जिलेवार कांटे की लड़ाई जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारतीय अमेरिकियों का दबदबा हो सकता है। अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और प्रमिला जयपाल को फिर से चुना जा सकता है। ये चारों डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। यूएस में भारतीय अमेरिकी मतदाताओं का रोल भी अहम। अमेरिका में करीब 42 लाख भारतवंशी हैं। 6 राज्यों के 10 जिलों में भारतीय अमेरिकी 6 से 18% है।
जहां भारतीय 5% से ज्यादा है, वहां किंग मेकर है। भारतीय लोग अमेरिकी स्विंग वाले राज्यों में एक महत्वपूर्ण वोट के रूप में उभरे हैं। यहां हार जीत 1000 या कुछ हजार वोटों से तय होती है। यूएस थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक चुनिंदा स्विंग राज्यों में भारतीय अमेरिकी आबादी जीत के अंतर से बड़ी है, जिसने 2016 में हिलेरी क्लिंटन और 2020 में ट्रंप को नजदीकी लड़ाई में बाहर कर दिया। अमेरिकी कांग्रेस को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बांटा गया है, जिनमें से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को निचला सदन कहते हैं और सीनेट ऊपरी सदन होता है। ये दोनों सदन एक तरह से शक्ति संतुलन का काम करते हैं। इस समय अमेरिका में 50 स्टेट हैं। हर स्टेट से चाहे उसकी आबादी कितनी ही कम या ज्यादा क्यों ना हो, 2 प्रतिनिधि चुनकर सदन आते हैं। यानी सीनेट में कुल मिलाकर 100 सदस्य होते हैं। ये राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। जनता ही सीनेट सदस्यों को भी चुनती है। सीनेटरों के रहने की अवधि 6 साल है, लेकिन इसका लगभग 1/3 हिस्सा 1-2 साल के बाद रिटायर हो जाता है और उनकी जगह नए सीनेटर ले लेते हैं। सदन का यह हिस्सा इतना ताकतवर है कि राष्ट्रपति के फैसलों को इससे होकर गुजरना होता है। अगर राष्ट्रपति कोई ऐसा फैसला करे जो सीनेट को मंजूर नहीं, तो फैसला रुक जाता है। किसी भी संधि की मंजूरी के लिए सीनेट के 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। यहां तक कि सीनेट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकता है। इसे महाभियोग कहते हैं, जो तब चलाया जाता है जब राष्ट्रपति पर देशद्रोह, भारी भ्रष्टाचार या दुष्कर्म का आरोप हो। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है। इसमें 435 + 3 सदस्य होते हैं। विशेष प्रावधान के लिए वॉशिंगटन डीसी के 3 सदस्य को रखा जाता है। इस हाउस के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल होता है। चुनाव नतीजों का सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर अमेरिकी कांग्रेस का स्वरूप बदलता है, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है, तो अमेरिकियों की जिंदगी में सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ कानून सीधे जनता से जुड़े हैं और इनमें बदलाव संभव है। उदाहरण के तौर पर अबॉर्शन को ले लीजिए। जून में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को मिले संवैधानिक सुरक्षा को हटा दिया था। कांग्रेस में जिस पार्टी का बहुमत होगा, वे इसके लिए नए सिरे से कानून बनाएगी। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने गर्भपात की कानूनी मंजूरी को बरकरार रखने का वादा किया है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने 15 सप्ताह के गर्भ के बाद गर्भपात को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित करने का वादा किया है। ट्रंप के अभियान के खिलाफ बाइडेन ने पीठ थपथपाई। न्यूयॉर्क ने इस बार जल्दी मतदान की पेशकश की है, क्योंकि डेमोक्रेट समर्थकों ने चुनाव के दिन व्यक्तिगत रूप से जाने का समर्थन करने वाले रिपब्लिकन समर्थकों की तुलना में जल्दी मतदान करने की प्रवृत्ति दिखाई है। लेकिन इस बार इस प्रवृत्ति को पीछे छोड़ दिया गया है, क्योंकि इलेक्शन प्रोजेक्ट के अनुसार फ्लोरिडा ने रिपोर्ट किया है कि 43.4% रिपब्लिकन ने अपने मतपत्र डाले हैं, जबकि 36.7% डेमोक्रेट ने मतदान किया है। अन्य 19.9% छोटे दलों के साथ पंजीकृत मतदाता थे। पेंसिल्वेनिया में, जहां ट्रंप ने डेमोक्रेट पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है, भले ही राज्य को आमतौर पर
जॉन फेटरमैन और मेहमत ओज के बीच एक तंग सीनेट दौड़ की विशेषता वाला युद्ध का मैदान माना जाता है। बाइडेन ने महंगाई पर ट्रंप के जोरदार अभियान के खिलाफ प्रचार के आखिरी दिनों में अपनी पीठ थपथपाई। जो बाइडेन बेरोजगार, अशिक्षित लातीनी मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। ये वर्ग डेमोक्रेट्स का एक विश्वसनीय वोट बैंक है। अगले 2 वर्षों में देश क्या उम्मीद कर सकता है, और उसके बाद जब 2024 के राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। मध्यावधि चुनाव महत्वपूर्ण क्यों? जिन राज्यों की सीटों का संसद पर असर पड़ेगा उनमें न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया शामिल है। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इस मध्यावधि चुनाव परिणाम से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का भविष्य का एजेंडा तय होगा। इसे बाइडेन के काम पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है, वे भी तब जब अमेरिका भयंकर महंगाई से जूझ रहा है और देश की दशा और दिशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन चुनाव परिणामों में अगर रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिलती है तो इससे बाइडेन और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि मंगलवार को लाखों अमेरिकियों ने मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान किया। अमेरिकी मतदाताओं के लिए कुछ शीर्ष मुद्दों में महंगाई, लोकतंत्र के लिए खतरा, अपराध, अप्रवास और सीमा सुरक्षा और गर्भपात शामिल थे। चुनाव खत्म होने के बाद आने वाले हफ्तों के लिए मध्यावधि के नतीजे निवेशकों और शेयर बाजार को भी प्रभावित करेंगे। शेयर बाजार की प्रतिक्रिया के आधार पर रोजाना के बढ़ते खर्चे और महंगाई में तेजी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और पाकिस्तान में राजनीतिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए गोलीबारी के बाद से हालात और ज्यादा बिगड़ गए। सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीम शहबाज इमरान खान को घेर रही है। टीम शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर इमरान खान पर हुए हमले की जांच न्यायिक आयोग से कराने की मांग की है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इमरान खान ने खुली चेतावनी दे डाली, बैलेट या ब्लडशेड यानी चुनाव या खून खराबा। पाकिस्तान को इन दिनों एक को चुनना होगा। इमरान खान के बाद पाकिस्तान में लगातार हंगामा मचा हुआ है और यह हंगामा अभी शांत होने का नाम नहीं लेगा। बैलेट या ब्लडशेड की चेतावनी। पाकिस्तान में और बड़ा टकराव। पीएम शहबाज ने सीजेपी को लिखी चिट्ठी। जज से हमले की जांच की गुजारिश। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से आंदोलन को खत्म करने की अपीलों को पीटीआई प्रमुख ने सिरे से ठुकरा दिया है। नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी है। बीते हफ्ते इमरान खान पर वजीराबाद में जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद मार्च पर रोक लगा दिया गया। इस बीच इमरान ने 2 टूक चेतावनी दी है। अब देश के सामने बैलेट या ब्लडशेड यानी चुनाव या खून खराबे में किसी एक को चुनने का ही विकल्प बचा है। समझा जाता है कि ऐसे बयान देकर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को खुली चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान में सेना और खुफिया तंत्र को एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता है और आम राय की सत्ता के असल सूत्र उसके ही हाथ में होते हैं। शहबाज सरकार और सेना को इमरान की चुनौती। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इमरान खान को पुराने तजुर्बों के आधार पर यह एहसास है कि शहबाज शरीफ सरकार के हाथ में असल सत्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने सरकार और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल रखा है। इससे देश में तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसे माहौल का स्वाभाविक परिणाम टकराव के रूप में सामने आएगा।
पांव में गोली लगने के बाद इमरान खान ने जिस तरह से बयान दिए हैं, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इमरान सरकार के साथ साथ सेना को भी चुनौती दे रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तान की असल समस्या ये है कि यहाँ नागरिक शासन की सर्वोच्चता कभी नहीं रही। सेना के वर्चस्व से इसके पहले तत्कालीन प्रधानमंत्रियों जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के साथ साथ नवाज शरीफ को भी उलझना पड़ा था। इस साल अप्रैल में जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पीटीआई सरकार को घेरा गया, उसके लिए इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को दोषी माना। उसका ही नतीजा अभी टकराव की राजनीति के रूप में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में इस समय गहरा आर्थिक संकट है। सियासी टकराव के कारण देश में अस्थिरता का माहौल गहरा रहा है और उससे आर्थिक मसले और गंभीर रूप ले रहे हैं। इस बीच अंदेशा है कि इमरान के लॉन्ग मार्च से शहबाज सरकार पर दबाव और बढ़ जाएगा। इमरान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ खोला मोर्चा। इस बीच इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। अलवी पीटीआई से समर्थक रहे हैं, लेकिन जिस लहजे में इमरान खान ने उन्हें पत्र लिखा है, उससे संकेत मिला है कि खान राष्ट्रपति से खुश नहीं है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।